अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि आज के अखबारात अगर आपने पढ़े हैं और कल अगर आप टीवी देखते रहे हैं तो पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह एक बड़ी तशवीशनाक एक अजीब सा भूंचाल आया हुआ है। और उसका ताल्लुक़ इस बात से है कि क्योंकि चाइना में जो कुछ भी हुआ है दुनिया वो तवक्को नहीं कर रही थी। दुनिया को ये था कि चाइना वैसे ही लॉकडाउन में रहेगा जैसे गुज़िश्ता 2, 2.5, 3 साल से चल रहा है। लेकिन चाइना ने अपने लोगों से तंग आके जब अचानक वहाँ पे जो लॉकडाउन खोला है और जिसकी वजह से वहाँ पे एक दिन में 10-10 लाख जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी तरह से वहाँ पे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल दाखिल हो रहे हैं। और चाइनी एक ऐसी कौम है कि जो साल के आखिर में या नए साल के शुरू में अपना नया साल मनाने के लिए पूरी दुनिया में वो सफ़र करते हैं। तो अब पूरी दुनिया को ये तशवीश है, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये तशवीश है कि चाइना में जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जिसको BF.7 या BA.5.2.1.7 कहा जाता है, तो अब ये पूरी दुनिया में फैलेगा। इसी तरह से पाकिस्तान में भी जो NCOC जिसको एक दफ़ा बंद कर दिया गया था, तो उसका ना सिर्फ ये कि इजलास हुआ बल्कि अब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव के बाद NCOC जो है वो अब नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं या वो पाकिस्तानी जो चाइना में ट्रैवल करते हैं या उन मुल्कों में जिसमें इंडिया भी शामिल है जहाँ पर अब ये वेरिएंट के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से फिर पूरे मुल्क में तशवीश पाई जाती है। अगरचे इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत के बकौल जो पॉजिटिविटी की रेशो है वो तो बहुत कम है, 1% से भी कम है। और जो हम ज़मीनी हक़ाइक़ क्या होते हैं या ग्राउंड पे हम क्या देख रहे हैं कि वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो लोग जिनकी शुगर का कंट्रोल कमज़ोर रहा है माजी में, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला रहा है और उनका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत बेहतर नहीं रहा, और कोई भी इसी किस्म की कोई ऐसी बीमारी कि जिसकी वजह से कोई मुदाफ़ती निज़ाम जो है उसमें कमज़ोरी पाई जाती है। मिसाल के तौर पे जोड़ों के मरीज़ बाज़ औक़ात स्टीरॉयड लेते हैं, या फिर इसी तरह से कुछ लोग जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनकी कीमोथेरेपी होती है। तो ये वो तमाम लोग हैं बड़ों में और बच्चों में कि जिनकी इम्यूनिटी को हम कमज़ोर समझते हैं। तो अभी ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हमारे ICUs में इस कैटेगरी के लोग ज़्यादा दाखिल हो रहे हैं कोरोना के साथ और कोरोना की कॉम्प्लिकेशन यानी नमूनिया के साथ। अब इसकी वजह क्या बनी है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में ही बताया कि दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी कि चाइना अचानक ही अपने मुल्क को खोल देगा और चाइना से जो केसेस हैं या जो वेरिएंट है वहाँ पे वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाएंगे कि बहुत तेज़ी से जो कि फैलते हैं। तो इसीलिए ना हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की गाइडलाइन दी गई थी कि आपने बूस्टर डोज़ लगवानी है या नहीं लगवानी है, और ना ही लोगों के जहन में था, तमाम लोगों का ख्याल था कि क्योंकि बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं तो इसलिए किसी बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। अगरचे मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा लोगों को एक बात हमेशा से कहता रहा हूँ, उस वक्त भी जब मैंने ये कहा था कि 2022 का जो साल है उससे कोरोना कम अज़ कम पाकिस्तान में वो शिद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो लेकिन मैं बार बार एक बात दोहराता था कि ये इंडेमिक हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे फ्लू का वायरस जो है हर साल थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ हमारे सामने आता है, तो हम अपने तमाम उन लोगों को जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है तो फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं, और अगर उनको नहीं लगवाते तो फिर यही वो लोग होते हैं जो नमूनिया के साथ हमारे पास हॉस्पिटल्स में या ICUs में दाखिल होते हैं, और इनमें से कुछ लोगों को बदकिस्मती से फिर नुकसान भी हो जाता है। तो यही हुआ इस साल, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में सब लोगों को जो इस चीज़ पे क्वालिफाई करते हैं या जिनका हम समझते हैं कि उनको बूस्टर डोज़ लगनी चाहिए, ख़ुसूसी तौर पर मैसेंजर RNA की जो वैक्सीन होती है फाइज़र या मॉडर्ना, तो उसकी बूस्टर लगा दी जाती या लोगों को हदायत दे दी जाती कि आप अपनी एंटीबॉडीज़ का लेवल चेक करवाएं और उसके बाद फिर फैसला होगा कि आपको किस किस को लगनी चाहिए या किसको नहीं लगनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो टाइम गुजर गया, और अब जब अचानक ही चाइना ने अपने आप को खोला है, वहाँ से वायरस जो है उसका जो वेरिएंट है BF.7 अब पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तशवीश है और बहुत ज़्यादा परेशानी है इस सिलसिले में। अगरचे मैं अपनी कल की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि जो बूस्टर डोज़ है वो किन किन उन्होंने लगवानी है, लेकिन अभी के लिए तो आप ये कर सकते हैं फौरी तौर पे कि जो 3 हफ्ते हैं आने वाले, उनमें अपनी जो सोशल गैदरिंग्स हैं, जो आप इकट्ठा होते हैं कहीं पे जाते हैं किसी फंक्शन पे, तो उससे परहेज़ करें। क्योंकि देखें, हो सकता है कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर ना हो, लेकिन कोरोना वायरस को और कोरोना की तमाम जो वेरिएंट्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये सुपर थीफ है, ये एक शानदार किस्म का चोर है। ये क्या करता है कि ये जब हमारे जिस्म में जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है
उसके दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं पैदाइशी या इनेट इम्यून सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो अडेप्टिव या बाद में जो एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये ऐसा चोर है कि हमारे जिस्म का जो इनेट, जो मिनट्स के अंदर, जो घंटों के अंदर एक्टिव हो जाता है जब उसके में कोई वायरस या बैक्टीरिया जाता है और उसको वो ख़त्म कर देता है, तो ये उसको पता भी नहीं चलता, उसको एहसास भी नहीं होता कि उसके अंदर ये वायरस आ चुका है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि नौजवान लोगों को अलामात भी नहीं थी, लेकिन जब उनका पीसीआर करवाया गया तो वो पॉजिटिव आता था, और इसी तरह से उनको पता नहीं चलता था और उनको इन्फेक्शन हो जाती थी। लेकिन होता यह है कि नौजवान लोगों में उनका जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो कुछ ही दिनों में एंटीबॉडीज़ बनाता है, क्योंकि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के तीन हिस्से होते हैं। बी सेल होते हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, CD4 हेल्पर सेल्स होते हैं टी सेल, और इसी तरह से CD8 जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उनको हम कहते हैं। तो इनकी मदद से जो उसका नौजवानों का अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, या बच्चों का जिनको कोई मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी नहीं होती, तो वो उस वायरस को फिर काबू आखिर में कर ही लेता था। लेकिन वो लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं, तो उन लोगों में फिर एक प्रॉब्लम होता है कि उनका जो बी सेल का मरकज़ होता है, जिसको हम टर्मिनल सेंटर कहते हैं, जहाँ पे नए नए बी सेल बनते रहते हैं, तो वो क्योंकि कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर होता है, तो उनका ना तो इनेट इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है, ना अडेप्टिव काम करता है, जिसकी वजह से आखिरकार वो इन्फेक्शन या नमूनिया के साथ, कोरोना के बाद जो नमूनिया होता है, तो उसके साथ फिर आईसीयूज़ में दाखिल होते हैं, उनको फिर हम वेंटिलेटर्स और बाकी सारा आप लोगों को तकरीबन अंदाज़ा ही है। तो यही वो वजह है कि जो इस तरह के जो लोग हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि जो बूस्टर शॉट लगाना या फिर उनकी एंटीबॉडीज़ चेक करवानी की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि वो नहीं हुआ तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तशवीश है। वरना तो वो लोग जो नौजवान हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीन्स लगवाई थी, और ख़ुसूसी तौर पे मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन्स, तो 3 साल के बाद भी ना सिर्फ ये कि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, बल्कि उनका याददाश्ती जो निज़ाम है इम्यून सिस्टम का, उसको भी पता है कि चाहे वेरिएंट चेंज हुए हैं, लेकिन उसने उसकी याददाश्त रखी हुई है। तो तभी आप देखेंगे कि जो यंग लोग हैं उनको इन्फेक्शन नहीं हो रही और उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने बुज़ुर्गों की खातिर अगले 3 जो हफ़्ते हैं अपना जो मेल मिलाप है उसको बहुत मोहतात रहें। कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल करें अगर आपको मजबूरन किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है, और वापस आते हुए या रास्ते में कोशिश करें या तो आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें या फिर अपने हाथों को 20 से 40 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से धोएं। यानी आपने लोगों से फासले पे रहना है, ज़्यादा हजूम में नहीं जाना। अगर कहीं हजूम हो तो खुले में कोशिश करें, क्योंकि मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि हो सकता है आपको या आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन घर के बुज़ुर्गों तक जब एक दफ़ा आप ये वायरस ले आएंगे तो वो बेचारे डिफेंसलेस हैं। उनका डिफेंस सिस्टम जो है, उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो बहुत कमज़ोर है, जिस पर मैं कल की वीडियो में थोड़ा सा बताऊँगा कि किसको और क्यों हमें बूस्टर जो है लाजमी लगाना चाहिए। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो कोई अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।